मैं ऋषभ सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। HCF 306 कामा 657 बराबर 9 दिया गया है कि किसी 306 और 657 दोनों संख्याओं का HCF कितना है, 9 है। हमें ज्ञात करना है LCM 306 657, मतलब दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, LCM। HCF दिया गया, हमें LCM ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। ये हमारा फार्मूला है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, उन्हीं संख्याओं का HCF और LCM दोनों गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको निकालना है LCM। तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, LCM बराबर क्या आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ठीक है दोस्तों, बटे यहाँ LCM आप देख रहे हैं किससे है, गुणे में है, बराबर की इधर आएगा HCF तो क्या हो जाएगा, बटे में। LCM हमें निकालना है, LCM को यहीं रहने देंगे, HCF को गुणे के इधर गुणे में है तो बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, बटे में। HCF नीचे हो जाएगा। हमें दिया गया है HCF कितना दिया है, 9 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 306 गुणे 657। ठीक है दोस्तों, बटे HCF हमारा क्या दिया गया है, 9। अब हम बराबर देखते हैं LCM क्या आ जाएगा, 9 से काटेंगे इसको, 9 त्रिक 27 बचा 3 हो गया 36, 9 चौक 36, यहाँ आ गया 34। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 34 गुणे 657। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा 34 गुणे 657। जब हम गुणा करेंगे 34 का 657 में तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 22,338। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या आ जाएगा 22,338। यहाँ लिख दे LCM, किसका LCM हम निकाल रहे हैं, दोनों संख्याओं को एक कोष्टक में लिख देंगे 306 कामा 657। ठीक है दोस्तों, LCM हमारा क्या निकल के आ गया, 22,338। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं इसी प्रश्नावली के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या 6 के घाते n की जगह क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या 6 के घाते 1 2 3 कुछ भी रखा जाए, ऐसा भी मान आ सकता है कि वो अंक क्या हो, 0 पे भी समाप्त हो सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर अगर समाप्त होती है तो वो 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए। अगर वो संख्या 2 और 5 से विभाजित होती है या फिर उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आता है तो वो 0 पर समाप्त होगा। अगर नहीं आता है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर या 0 यहाँ लिख दें, 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 और 5 से विभाजित होती है, 2 और 5 से विभाजित होती है। या आप कह सकते हो कि उसका अभाज्य गुणनखंड या उस संख्या का
उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 और 5 उसमें क्या होगा, पाया जाएगा, उसके अभाज्य गुणनखंड में पाया जाता है। हम देख लेते हैं कि 6 घातीय n क्या है, उसमें उस 6 के गुणनखंड में 2 5 पाया जा रहा है। यहाँ लिखेंगे 6 के घातीय n बराबर, यहाँ हो जाएगा 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 किससे कटेगा, 2 तिहाई 6, 3 इक्के 3। ठीक है दोस्तों, अच्छा है तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 इक्के 3। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 3 के घाते n। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते n गुणे 3 के घाते n। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस संख्या 6 घाते n में 6 का गुणनखंड जो है तो 2 के रूप में तो आ रहा है, 2 गुणे 3 के रूप में आ रहा है, लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देंगे अतः चूंकि 6 घाते n के गुणनखंड में के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं पाया जा रहा है, 5 नहीं पाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर 5 पाया जाता, 2 पाया जाता, तभी वो 0 पर समाप्त हो सकता है, अन्यथा कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये 5 नहीं पाया जा रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं। अतः हम लिख सकते हैं अतः n के किसी भी मान पर, n के किसी भी मान पर संख्या 6 घाते n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के गुणनखंड में या अभाज्य गुणनखंड जो उसका हम निकालेंगे उसमें 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अगर 2 और 5 उस गुणनखंड में आता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, यदि नहीं आता है तो 0 पर समाप्त नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हो 6 घाते n दिया है, अगर हम 6 के घाते 1 लिख दें, n का मान 1 लिख दें तो 6 के क्या आ जाएगा, 6 के 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 लिख दे रहे हैं तो 6 6 के 36 आ जाएगा। आप देख रहे हैं 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे क्या होगा, जब भी ये 0 पर कोई भी संख्या समाप्त होती है तो वो 2 और 5 से अनिवार्य रूप से विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसी प्रश्नावली के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 का 6वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम जान लेते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होती है उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए 6 भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी 6 कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6, और स्वयं से भी कटेगा। आप देख रहे हो 6 का कितने गुणनखंड है, 2 4, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है। ऐसी संख्या है जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। और ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे 3 हो गया हमारा, तो 3 क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 1 और 3 1 के 3। ठीक है दोस्तों, इसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, मात्र 2 गुणनखंड है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या है। आइए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। कहा गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। यहाँ पे 13 दोनों में मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 13 को
कॉमन कर लेंगे, उभयनिष्ठ है तो कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचा 7 गुणे 11 प्लस यहाँ से 13 बाहर हो गया, बचा 1 बराबर 13। यहाँ हो गया 11 7 77 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, और आगे हल करेंगे 13 गुणे 77 78 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं 13 क्या है, अभाज्य संख्या है जो इस पूरी संख्या में क्या है, एक गुणनखंड का कार्य कर रही है। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ 13 एक अभाज्य गुणनखंड है, एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड है। एक मिनट, लाइट चली गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 13 एक अभाज्य गुणनखंड है। अब 13 अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि अतः जो ये गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी वो 13 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ लिख दें अतः यह संख्या 13 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। दिया गया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ 5 देखो, इसमें भी है प्लस के उधर उसमें भी है, 5 क्या हो जाएगा हमारा, उभयनिष्ठ कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, हम बचेगा हमारा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 बचा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहीं पे कह सकते हैं कि 5 इस 13 के बाद 5 भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, और यहाँ पे देख रहे हैं गुणनखंड के रूप में आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड है। अतः यह संख्या कौन सी संख्या दोस्तों, अर्थात ये हल करने पर जो, अगर गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब जो संख्या आएगी वो 5 से विभाजित होगी। एक तो जो भी संख्या होगी वो स्वयं से भी विभाजित होगी, 1 से विभाजित भी होगी और 5 से भी विभाजित होगी। इसका अर्थ क्या हुआ, उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, अतः यह पूरी संख्या हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, अतः हम लिख सकते हैं, अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्या लिख देंगे दोस्तों, भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है कि एक चक्कर लगाकर पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर कितने समय के पश्चात मिलेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि सोनिया वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना लगा दोस्तों, 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं
और इसी रास्ते को, इसी पथ से रवि को वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 12 मिनट। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख लीजिए कोई भी एक क्या है, वृत्ताकार पथ है, इसको हमको दोनों को एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं तथा वो आकर के एक ही स्थान पर पुनः मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए अगर वो दोनों क्या हो, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किए हैं, इसके लिए हमें दोनों समय का क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। यदि ये विपरीत दिशाओं में चलना स्टार्ट किए होते, ठीक है दोस्तों, आप जानते रहिए, अगर ये एक ही दिशा में ना चल के अलग अलग, दोनों अलग अलग दिशाओं में चले होते तो हमें क्या निकालना पड़ता? LHCF निकालना पड़ता। ये दोनों एक ही दिशाओं में यात्रा प्रारंभ करके एक स्थान पर पुनः मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा? LCM निकालना पड़ेगा। तो पहला हमारा था 18 मिनट, दूसरा है 12 मिनट, तो हम 18 और 12 का LCM निकालेंगे। तो 18 का गुणनखंड क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एके 3। ऐसे ही 12 का आ जाएगा 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एके 3। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 गुणे, इस दोनों में मिल रहा है यहाँ पे, नहीं तो आप लिख दीजिए 18 बराबर 2 गुणे 3 और लिख दीजिए यहाँ पे 12 बराबर 2 गुणे 3। तो देख रहे हैं दोस्तों, दो क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 2 एक बार हो जाएगा, फिर 1 2 बचा है 2 गुणे 3 भी एक बार उभयनिष्ठ है तो 3 हो जाएगा, गुणे फिर 1 3 बचा है 3 हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा एलसीएम? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 क्या आ जाएगा? मिनट। ठीक है दोस्तों, अर्थात क्या आ गया, यहाँ लिख सकते हैं अतः दोनों 36 मिनट के बाद, अतः दोनों 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये हमारा 36 मिनट क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, अगर यह विपरीत दिशाओं में चले होते तो हम क्या निकालते? HCF निकालते। अगर आपको कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि अगर विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तब कब मिलेंगे, तो आप उसका HCF निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरा क्लास पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।